नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आशीष उपाध्याय आज आपके सामने 10th CBSE सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आप सभी हेडिंग लगा दीजिए। आज अपन नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके एक एक फॉर्मूले बहुत बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सभी जने हेडिंग लगा लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, आप लोगों को पता है कि मेंसुरेशन जो होती है ना, मेंसुरेशन को हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं ना। CBSE है इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में बोलेंगे। तो मेंसुरेशन जो होता है उसको अपन दो टाइप में पढ़ते हैं। एक पढ़ता है 2D मेंसुरेशन और एक पढ़ता है बच्चों 3D मेंसुरेशन, है ना। जो 2D थी वो शायद आप 8th तक पढ़ चुके होंगे CBSE के अकॉर्डिंग, और 3D मेंसुरेशन आपने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा और 10th में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। अगर मैं इस 3D मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर बात करूं तो टॉपिक कौन कौन से हम लोगों को कवर करना है। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, फिर पढ़ेंगे बच्चों हम क्यूबॉइड, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर, और फिर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे आपके पास स्फेयर, कोण, और एक फ्रस्ट्रम भी है आप लोगों के सिलेबस में, एक फ्रस्ट्रम, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोण और फ्रस्ट्रम, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम लोग इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें ना तो इनके फॉर्मूलों को आप लोगों को रटना नहीं है। एक एक फॉर्मूलों को आपको बहुत डीप से समझने की कोशिश करनी है, यार ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा ही फॉर्मूला क्यों बना, सब चीज को अपन बहुत प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी जने आप लोग हेडिंग लगा लो, फर्स्ट टॉपिक क्यूब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यूब, अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो इसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं गन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको गन बोलते हैं ना क्यूब को, ठीक है। ये जो क्यूब होता है ना, ये क्यूब आपका किससे मिलके बनता है। जो 2D के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक स्क्वायर शेप होता है ना, 2D के अंदर जो आप लोगों के पास स्क्वायर शेप होता है ना, उसी स्क्वायर शेप से आपके पास क्या मिलके बनता है, क्यूब बनता है। अब कैसे बनाते हैं समझना। हमारे पास अगर 6 स्क्वायर है, कितने स्क्वायर की बात कर रहा हूं, 6 स्क्वायर है ना। जैसे अगर मैं सपोज इस बॉक्स के बारे में बात करूं तो ये क्यूबिकल बॉक्स है ना, इसके अंदर क्या हुआ कि 6 स्क्वायर से मिलकर आपको क्यूब बनता है। ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ये फ्रंट जो दिख रहा है आपको फेस, है ना, ये आपके स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और इसके जो बाकी की दोनों साइड्स बच रही थी वो भी क्या थी, स्क्वायर थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 स्क्वायर से मिलके जो आपके पास डायग्राम बनता है, 3D डायग्राम, वही चीज आपके क्या कहलाती है, क्यूब, है ना। एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, केवल आप लोग समझते हुए चलना मेरी बात को। तो अगर मैं यहां से क्यूब बनाता हूं तो देखो ध्यान देना चीज पे बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे ये क्यूब का शेप बना दिया, ठीक है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है, केवल आप लोग समझ के चलना कि ये एक तरह से मेरे पास क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मैं किसी भी क्यूब के बारे में बात करूँ तो इस क्यूब के अंदर क्या होगा आपके पास में। अगर मैं फेस की बात करूँ, फेस मतलब होता है पृष्ठ, मतलब जिसको मैं फ्रंट से देखता हूँ तो देखो ये वाली एक फेस, इसके पीछे वाली दूसरी फेस, ये तीसरी, ये आपकी चौथी है ना, 4th फेस, ऊपर वाला 5th फेस, एक नीचे वाला 6th फेस, है ना। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा तो क्यूब के अंदर जो फेस होती है वो आपके पास में कितनी होती है बच्चों, 6 फेस होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके एजेस की बात करता हूं, एजेस मतलब होता है इसकी साइड्स, है ना। अगर हम इसकी साइड्स को काउंट करेंगे तो साइड्स होती है हमारे पास में 12, ठीक है। जैसे ये 1, देखो काउंट करना, ये फर्स्ट, है ना, ये आपकी सेकेंड, ऊपर ये वाली 3rd, फिर ये 4th, इधर जाएंगे 5th, ये वाली आपकी 6th, फिर ये 7th, इधर 8th, ठीक है, ये आपकी 9, ये 10th, ये वाली साइड वाली 11th, और ये वाली कितनी, 12th। तो आपके पास आप क्या बोलोगे कि अगर मैं किसी भी क्यूब के बारे में बात करूं तो जो हमारा क्यूब होता है बच्चों वो किससे मिलके बनता है, स्क्वायर से, है ना। कितने स्क्वायर से मिलके बनता है, तो 6 स्क्वायर से मिलके जो आपके पास 3D डायग्राम बनता है वही चीज क्या कहलाती है बेटा, क्यूब कहलाती है, ठीक है। अगर मैं क्यूब के बारे में बात करूंगा तो इसकी जो फेसेस होती है ना, वो इसकी फेसेस कितनी होती है बच्चों, 6 फेसेस होती है। मैंने आपको काउंट करा दिया ना, ये आमने सामने वाली चीज है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ठीक है। अगर मैं इसकी एजेस के बारे में बात करूं, मतलब इसकी साइड्स कितनी होती है, तो साइड्स को काउंट करोगे तो कितनी बनी थी, 12, ये मैंने आप लोगों को काउंट करवा दी, ठीक है। उसके बाद होता है इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब होता है बेटा कोने, है ना। उसके बाद आता है इसके वर्टिसेस, जो इसके वर्टिसेस होते हैं वो वर्टिसेस कितने होते हैं, तो इसके 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। 8 वर्टिसेस काउंट करो आप लोग, ये फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकेंड नंबर, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, और ये कितना बेटा 8th, ठीक है। तो अगर मैं इसके वर्टिसेस देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास किसी भी क्यूब के अंदर वर्टिसेस कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, एक इंसान आया था आइलर नाम का, है ना, EULER। इस आइलर ने एक थ्योरम दी थी जो आप लोगों ने शायद 8th क्लास के अंदर पढ़ी होगी।
इसने एक थ्योरम दी थी कि अगर कभी भी कोई 3D डायग्राम है जिसके अंदर फेस, एज और वर्टिसेस होंगे, उसके अंदर एक थ्योरम जो थी वो फॉलो होती है, v प्लस एफ माइनस ई जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके 10th सीबीएसई ने एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं, तो उस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके स्कूल्स के अंदर ये वाली आपको डिटेल्स नहीं पता है ना, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर सरफेस एरिया से बनाने की कोशिश करी जाए तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आइलर यूलर कुछ भी बोला आप, तो आइलर थ्योरम क्या थी कि v प्लस एफ माइनस ई जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। ठीक है, देखो इस थ्योरम को मैं प्रूफ करवा देता हूँ, मैंने आपके सामने ये सब चीज़ें काउंट करी थी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, अगर मैं वर्टिसेस की बात करूँ तो कितना होता है बेटा 8 प्लस, अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो कितना होता है आपके पास में 12। ठीक है, ये माइनस आपके पास में फेसेस सॉरी 6, तो वर्टिसेस कितने थे आपके 8, फेसेस कितनी थी बच्चों 6, माइनस एजेस की बात करेंगे तो कितने थे 12। काउंट करना 8 प्लस 6 कितना होता है 14, अगर मैं 14 में से 12 को माइनस करूंगा तो कितना आ गया 2, मतलब ये थ्योरम आपकी क्या हो रही है, प्रूव कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी हम वर्टेक्स प्लस फेसेस माइनस एजेस करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 2। अब आपके पास में इसका क्वेश्चन कैसा बन सकता है प्रैक्टिकली, उसके बारे में बात करते हैं ना। अगर 10th बोर्ड के अंदर सीबीएसई में कोई क्वेश्चन बनाया तो आपको ऐसा बोलेंगे, इन ए सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड है उसके अंदर जैसा आपको बोल दिया कि उसकी वर्टिसेस है सपोज 20, उसकी फेसेस बोल दिया आपको 8, और आपको बोल दिया कि उस सॉलिड के अंदर एजेस कितनी होगी, तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि हमने क्या सीखा कि वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, अगर मैं v की जगह पे 20 पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस फेसेस की जगह पे कितना 8, ये आपका 8 माइनस एजेस की जगह पे ऐसा कैसा, क्योंकि हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 2, यही वाली चीज हमने लिखी। ठीक है, यहाँ से 20 और 8 कितना हो गया 28, ये आपका प्लस का 2 इधर आएगा तो नेगेटिव 2 हो जाएगा, और नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ से 28 माइनस का 2, मतलब एजेस कितनी होगी आप लोगों के पास बच्चों 26। तो यहाँ तक की चीज़ समझे क्या, तो ये अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पर्पज से भी ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, और सीबीएसई 10th के पर्पज से एमसीक्यू के लिए भी ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई ऐसा सॉलिड हुआ जिसके अंदर वर्टिसेस हुई बेटा 20, फेसेस हुई आपके पास 8, और एजेस आपको अगर निकालनी होगी तो हम इस थ्योरम का यूज लेके यहाँ से एजेस को निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इस टाइप का सॉलिड अगर बन रहा होगा तो उसके अंदर एजेस कितनी आ रही होगी आप लोगों के पास में 26। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात करी थी हमने क्यूब के बारे में, अब अपन इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक की चीज़ में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हेडिंग डाल देना आप लोग फॉर्मूला, है ना, क्यूब के फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आइलर थ्योरम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन क्यूब के फॉर्मूले के बारे में। अब इसके फॉर्मूले अपन बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने बताया था कि जो क्यूब होता है वो किससे मिलके बनता है, स्क्वायर्स, है ना। 6 स्क्वायर को अगर आप लोग आपस में कनेक्टेड कर दो तो वो 6 स्क्वायर से मिलके जो आपके पास डायग्राम बनता है, जो 3D शेप मिलता है, उसी 3D शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पता है कि ये जो क्यूब है ना ये स्क्वायर से मिलके बना है, तो सपोज मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला पूछा कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, अगर हमने आपको फॉर्मूला पूछा है कि भैया एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब बता दो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि अगर मैं इस क्यूब के बारे में बात करूं तो इसकी ईच फेस, है ना, हर फेस जो है वो किससे मिलके बनी, एक तरह से स्क्वायर से मिलके। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एरिया ऑफ ईच फेस चाहिए, इसका मतलब इस एक फेस का एरिया क्या वही तो चाहिए, है ना। अगर मुझे एक फेस का एरिया पता चल गया तो वही तो मैंने पूछा। अब आपको पता है कि ये एक फेस किससे मिलके बनी, स्क्वायर से, तो क्या मैं प्रैक्टिकली ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब क्या होगा, जो उसके स्क्वायर का एरिया है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमने आज तक सीखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यही तो आप लोगों ने सीखा। तो सेम कंसेप्ट यहां से मैं क्या बोल दूंगा, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, तो ए स्क्वायर। यहां तक समझा आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज, ठीक है। क्योंकि जो आपकी ईच फेस होती है बेटा वो स्क्वायर से मिलके बनती है, इसीलिए जो स्क्वायर का एरिया होगा वही आपका एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब होगा, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास ए स्क्वायर, इसीलिए ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, आपको हमने पूछा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बता दो। तो अब आप लोग क्या बोलोगे
कि सर एक फेस का एरिया कितना था हमारे पास में, ए स्क्वायर। अगर मान लो मुझे इस टोटल सरफेस एरिया चाहिए इस क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया मतलब जितनी सरफेस है उन सभी का एरिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक फेस का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो ऐसे मेरे पास कितनी फेस है बेटा, 6 फेस है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब एक फेस का एरिया ए स्क्वायर था ना, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 6a स्क्वायर। इसलिए याद रखना कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब है ना, वो तो था हमारे पास में ए स्क्वायर, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा तो हमारे पास 6 फेस होती है। एक फेस अगर ए स्क्वायर को कैरी करती है तो 6 फेस किसको कैरी करेगी बच्चों, 6a स्क्वायर को। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है बच्चों, 6a स्क्वायर। यहां तक की चीज क्लियर? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करना ना, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। लेटरल सरफेस एरिया, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब देखो इस लेटरल सरफेस एरिया को भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो लेटरल सरफेस मतलब क्या होता है, दो वर्ड आएंगे। सबसे पहली चीज तो एक आएगा आपके लेटरल और एक आएगा कर्व्ड, LATERAL है ना, लेटरल, और एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम कब आएगा, जब आप किसी एंगल के रेस्पेक्ट में रोटेट करोगे ना, तो वहां पे बच्चों नाम क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर किसी लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम रोटेट होते हैं, ये देखो लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम चलते हैं, तो वहां पे वर्ड क्या यूज होता है, लेटरल। यहां तक की चीज तो आप लोग समझ गए। लेकिन बात ये आती है कि सर ये लेटरल सरफेस एरिया है क्या, तो समझना चीज को। अगर कभी मैं किसी इस क्यूब के आउटर पे घूमना चाहूँ, है ना, इस क्यूब के आउटर साइड पे अगर मैं घूमना चाहूँ, तो आउटर की साइड पे घूमने वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। अब इसको फाइंड कैसे करें समझना। एक तरह से ये जो क्यूब है ना, इसको आप लोग इमेजिन करना कि ये क्यूब बना कैसे होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, समझना ये क्यूब बना कैसे होगा, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास में एक वायर है, जो चीज बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकल समझना। अगर प्रैक्टिकल आप लोग में समझ गए ना बेटा, तो आपके पास कभी भी किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, फिर आप लैंग्वेज देख के कर लोगे। तो ध्यान देना चीज पे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे क्या दिख रहा है, ये एक फ्रेम दिख रही है ना, तो मैंने बोला यहाँ पे कि जैसे एक वायर की फ्रेम थी, अब आपको पता है कि स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, तो हमने क्या करा, एक वायर की फ्रेम से क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर बनाया, है ना, एक वायर की फ्रेम से क्या करा बच्चों, स्क्वायर बनाया। अब मैंने आपको बोला कि लेटरल वर्ड मतलब क्या होगा, आउटर पे घूमने वाला जो एरिया होगा। मतलब जो 2D के अंदर पेरीमीटर वर्ड था ना, जो 2D के अंदर आपका क्या होता था बच्चों, पेरीमीटर, वही 3D के अंदर वर्ड क्या हो जाता है, लेटरल। ठीक है, तो अगर मैं इस स्क्वायर की बात करता हूं, जैसे मेरे पास ये एक स्क्वायर था ना, एक वायर लिया, इस वायर से मैंने ये स्क्वायर की फ्रेम बनी। अब मैं अगर इसके आउटर पे घूमना चाहता हूं, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड मतलब 4 होगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू ए। ये भी कैसे बनता है, इसके लिए भी मैं आपको बोले अलग से क्लास लूंगा। ये एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके आउटर पे घूमना, तो ये साइड ए होती है, ये ए होती है, ये होती, ए होती, ए होती, तो यहां से स्टार्ट होंगे ए और ए, इसका सम कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, अब अगर मैं ये तो बात करी थी मैंने एक वायर की फ्रेम की, तो इसका तो कितना आ गया मेरे पास, 4 है। अब प्रैक्टिकली समझना, इसके ऊपर मैंने एक और फ्रेम रख दी, इसके ऊपर मैंने एक और फ्रेम रख दी, इसके ऊपर मैंने ऐसे एक और फ्रेम रख दी, है ना, इसके ऊपर भी ऐसे एक और फ्रेम रख दी, इसके ऊपर भी एक और फ्रेम रख दी। तो प्रैक्टिकली इमेजिन करना, ये एक तरह से आपको बॉटम वाला देखना, बॉटम वाली फेस एक स्क्वायर, इसके ऊपर वापस स्क्वायर जमाता मैंने यहां तक जमा दिया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, सुनना, ये जो लेंथ थी आपकी, ये भी ए थी इसके अंदर, है ना, ये जो ब्रेड्थ थी ये भी आपके पास ए थी, और इसकी जो हाइट थी ना बच्चों, वो भी कितनी थी, ए थी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो था क्यूब आपको वो स्क्वायर से मिलकर बनता था, स्क्वायर की ऑल साइड से इक्वल होती थी, इसलिए यहाँ पे लेंथ भी ए, इसकी ब्रेड्थ भी ए, और इसकी हाइट भी कितनी थी, ए थी। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि ये जो बॉटम वाला था स्क्वायर, इसको मैं कंटिन्यूस ऐसे जमाते हुए चला, तो मैं इसको कंटिन्यूस कहाँ तक जमा सकता हूँ, ए हाइट तक जमा सकता हूँ, तभी तो मेरा क्यूब बनेगा, है ना, क्योंकि मेरे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये जो स्क्वायर था, इसको मैंने ऐसे कंटिन्यूस जमाते हुए चला, मैं एक वायर से बना के ये बना के कंटिन्यूस कहाँ तक, ए हाइट तक, है ना। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सुनना, ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया कैसे काउंट करेंगे, इसका आउटर कितना था बच्चों, 4 है, ये 4 है कंटिन्यूस कहां तक है, ए तक। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ना, वो कैसे निकालता है, हमेशा पेरीमीटर इंटू हाइट। वो जो होगा वो कैसे निकालते हो आप लोग, पेरीमीटर इंटू क्या कर देते हो, हाइट, क्योंकि इस लास्ट वाले का जो पेरीमीटर था वो, और वो कंटिन्यूस कितनी हाइट तक जमा हुआ है, तो h हाइट तक जमा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सभी साइड्स इक्वल, इसलिए ये भी कितना होगा, a हाइट तक। तो आप लोग अगर यहाँ से निकालना चाहोगे तो उसका पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, 4 है, और इसकी हाइट कितनी, a, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4a स्क्वायर। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ठीक है, समझा आप लोग मेरी बात को।
है ना, ठीक है। एक आउटर वाली चीज का पेरीमीटर कितना होता है 4a को कंटिन्यूस जमाता गया मैं ऐसा कंटिन्यूस ऊपर तक, कहां तक a तक, तो 4a कहां तक जमा हुआ a तक, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल पोर्शन मिल गया कि आउटर पर आप कितना घूमे थे, तो वो कितना आ गया 4a², ठीक है। एक बार इन तीनों एग्जांपल तीनों फॉर्मूले को अपन रिवाइज कराएंगे। एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब कितना होता है बच्चों a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है बच्चों 6a²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, या फिर लेटरल सरफेस एरिया किसी का भी निकालना हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करवा दें, हाइट से। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो स्क्वायर से मिलकर बना हुआ था, मतलब 4a, उसको मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कराया, मतलब किससे बच्चों a से। तो 4a को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बन जाएगा मेरे पास 4a²। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं इसके और फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात करते हैं अपन वॉल्यूम की, और उसके बाद डायगोनल का फॉर्मूला प्रूव कराएंगे। देखो वॉल्यूम की बात करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे समझना। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर अगर मैं पानी डाल दूं या फिर कुछ भी मैं ऐसी चीज फुल कर देता हूं, चाहे मैं इसमें रेत से फुल भरूं, चाहे मैं इसमें पानी भरूं, कुछ भी ऐसी चीज मैं इसको बिल्कुल परफेक्टली फिट कर दूं ना, पूरा परफेक्ट फुल कर दूं, तो इसके अंदर मैं कितनी चीज डाल सकता हूं ना, वो कितनी चीज मतलब इसकी जो कैपेसिटी होगी वही चीज क्या होगी हमारी वॉल्यूम। अब वो हम कैसे निकालें समझना। आप क्या बोलोगे वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर की फ्रेम बनेगी, सेम कंसेप्ट जो लेटरल सरफेस सीखा था ना वैसा का वैसे इसको सीखेंगे। या आपने क्या करा, एक वायर से क्या करा बेटा, एक स्क्वायर बना दिया है ना। अब ये वायर से स्क्वायर बनाया, अब मैं इस वायर के स्क्वायर के अंदर मान लो कितनी जगह रख सकता हूँ कोई भी चीज, तो आप क्या बोलोगे, मैं इसके एरिया के बराबर चीज इसमें डाल सकता हूँ ना, इसके अंदर कितना डाल सकता हूँ, इसके एरिया के बराबर, और इसका एरिया कितना होता था स्क्वायर का a², ठीक है। अब कंटिन्यूस क्या हुआ, ये a² आप यहां पर डाल सकते थे एक लेयर के अंदर, है ना, ये कंटिन्यूस a² की लेयर कंटिन्यूस चली हुई आ रही, कब तक आ रही है, a हाइट तक, मतलब a² कंटिन्यूस कब तक रख सकते हो आप लोग, जब तक इसकी हाइट होगी, मतलब कितनी होगी a तक। तो आप लोग यहां से क्या बोलोगे, जब भी हमको वॉल्यूम फाइंड करना होगा ना, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना एरिया इंटू कितना उसकी हाइट, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को स्क्वायर के लिए बात करूं तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है बच्चों, इसकी जो फेस का बात करेंगे, इसके फेस का एरिया कितना होता था आपके पास, ठीक है, a² था, तो उस a² को आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट से। हाइट भी कितनी बेटा a है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस लिख देते ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे इसको, तो एरिया ऑफ बेस इंटू कितना होता है बेटा इसका हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना था बेटा a² को a से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पावर 1 है 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगा a³, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कोई भी पूछे कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है a³। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। तो सभी फॉर्मूले जो भी अपन कर रहे हैं उसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन समझोगे मतलब प्रैक्टिकली फील होगा, और प्रैक्टिकली फील अगर आप समझ गए तभी आप कभी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, इसके डायगोनल के बारे में देखते हैं ना, डायगोनल, ठीक है। हाँ, समझना चीज को, डायगोनल के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हमको कोई पूछे कि क्यूब का डायगोनल क्या होगा, तो इसका डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना बच्चों। ये आप लोगों ने क्या करा, क्यूब बना दिया, ठीक है। अब डायगोनल मतलब क्या होता है कि आप क्या बोलोगे कि अगर ये एक डिब्बा है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि क्यूब के शेप का रूम है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है ना। और ध्यान रखना, क्यूब के अंदर बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, तो 4। क्यूब के अंदर अगर आपको कोई पूछे कि सर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्यूब के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो 4 होंगे, ठीक है। अब ध्यान देना चीज पे, जैसे डायगोनल क्या होगा, अगर मैं इस A पॉइंट से इसके अपोजिट वर्टेक्स इस B पॉइंट को मिला दूं, है ना, ठीक है। ध्यान देना, कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की। अगर मैं इस A पॉइंट से इस B पॉइंट को मिला देता हूं, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना ही तो मेरे पास क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना डायगोनल हो गया, ठीक है। और जो आपका क्यूब था वो स्क्वायर के शेप से बन रहा था, और स्क्वायर के अंदर ईच एंगल कितना का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। इसका मतलब हम बोलेंगे इन सभी के बीच में कितना का है, 90 का, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये डायगोनल चाहिए तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे पास ये वाली पूरी चीज होनी चाहिए, है ना। ये A B, इसको मैं C पॉइंट दे रहा हूँ। ध्यान देना, इस डायग्राम को बाहर उठा रहा हूँ बेटा, ये आपके पास ऐसा था, ये एक पॉइंट, ये ऊपर वाला, ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स है, ये आपका एक कोना आया ना। आप इमेजिन करके देखना, जिस रूम में बैठ के आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, उसी रूम के अपोजिट कोने को मिलाना बेटा,
एक तरह से ऐसा इमेजिन करना, और जिस कोने को यहाँ से मिला रहे हो ना उसी की वॉल को देखना, उसी की दीवार को देखना, और यहाँ से हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसको मैंने बाहर उठा लिया। अगर मैं इसको ऐसा बाहर उठाता हूँ तो ये वाला देखो शेप ऐसे क्रिएट हो रहा है ना, ये आपका कितना होता है बेटा 90 डिग्री, यही वाला शेप बन रहा है। अब देखो मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा इसका डायगोनल, कि मुझे ये तो पता चल गया कि ये सर ए बी जो होगा ना वो मेरा डायगोनल है, लेकिन इसको फाइंड कैसे करें। तो अगर मैं इस BC की बात करूं तब तो आपको पता है कि यहाँ पे ये BC क्या है, ये BC वॉल जो है वो तो आपकी स्क्वायर की वॉल से बनी हुई। तो स्क्वायर क्या होता है आपका, ए साइड होती है ना, सब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होती है। इसका मतलब इस BC की बात करूंगा तो ये BC तो आपके पास कितनी आ गई बेटा, ए आ गई। अगर मैं इस BC की वैल्यू पूछूं तो BC कितना आ गया, ए आ गया। तो मैंने यहाँ पे BC तो कितना लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक तो ये AC नहीं पता है और एक ये AB तो मुझे फाइंड करनी। अगर मैं इस AC को निकालने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अब AC को देखना, आप AC के लिए मैं अलग से उठा रहा हूँ। आप ये वाला शेप देख रहे होंगे, आप ये बॉटम जो देख रहे हो वो ये वाला शेप देख रहे हो, है ना। इस बॉटम को देख के आप लोगों को क्या लगेगा बेटा कि ये जो बॉटम है ना वो क्या स्क्वायर है। तो अगर मैं इस बॉटम की बात करूँ ये स्क्वायर है, तो इसके अंदर भी तो ये AC क्या है, अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहा है ना। तो अगर ये अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहा है तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी तो इसका डायगोनल हुआ। ये जो AC हुआ ये क्या हुआ, इस नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल हुआ बेटा। तो अगर नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल हो तो नीचे भी तो एंगल कितने का होता है, 90 का होता है ना। तो जब ये आपके पास A था, ये वाली साइड आपके पास, जैसे इसको D मान लेता हूँ, ये वाली साइड A थी, क्योंकि हमको पता है कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होगी क्यूब के अंदर। तो जब ये A है तो ये वाला CD जो होगा ना वो भी कितना हो बेटा, A हुआ। तो आप क्या बोलोगे, सर ये A है ये A है, तो 90 के सामने वाला अगर मैं हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना आएगा बेटा, √2a आएगा, है ना। क्योंकि हमको पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वहां से आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कराओगे तो 2a स्क्वायर बनेगा, और 2a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, √2a। तो आपके पास इस AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √2a, ठीक है। तो इस AC की जगह पर हम क्या लिख देंगे, √2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, a, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इसका डायगोनल चाहिए था तो 90 के सामने वाला मतलब AB चाहिए था, तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि अगर मुझे क्यूब का डायगोनल चाहिए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि AB का स्क्वायर होगा ना बेटा, वो मेरे को कैसे मिलेगा, जब मैं इस AC का स्क्वायर और इस AC के स्क्वायर में क्या प्लस कर दूंगा बेटा, BC का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से लिख दोगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं AC की बात करता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, √2a। तो आप लोग यहाँ से √2 और a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस अगर मैं BC की बात करूँ तो कहाँ गया, ये रहा BC कितना, a। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो बेटा a स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 3a स्क्वायर। तो जब मुझे AB चाहिए तो मुझे इसका रूट निकालना पड़ेगा, इसका रूट निकालेंगे तो a स्क्वायर से तो a बार, लेकिन √3 का रूट नहीं निकल सकता, तो कितना आ जाएगा, √3 और a। तो यहाँ से डायगोनल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, √3 इंटू कितना बना, a बना। क्लियर है चीज़, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, इसको समझना ध्यान से। डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएगा ये AB को मिलाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से देखा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना दिया, ठीक है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना चाहूँ तो मुझे पता है कि इस 90 के सामने वाला अगर मैंने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया तो मुझे डायगोनल मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली हाइट जो है वो तो हमारे पास a है, क्योंकि क्यूब के अंदर क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, इसलिए हमने उसको a से डिनोट कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली हाइट तो a हो गई, लेकिन इसको फाइंड करना है। तो जब मैं इसके लिए देखूंगा तो क्या पता चलेगा कि इसका जो बॉटम है ना, इसका बॉटम एक स्क्वायरिकल शेप का, स्क्वायर के शेप का। तो आप बोलोगे कि सर ये भी a है ये भी a, तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है। अगर मैं देखता हूँ, देखो स्क्वायर का डायगोनल, जिस रूम में बैठे हो ना आप लोग, उस रूम को इमेजिन करके इसको समझने की कोशिश करना। तो ये आपका √2a हो जाएगा, है ना। तो ये √2a, ये a, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3a, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे हमारे क्यूब के। लास्ट आज के इस वीडियो में हम क्यूबॉइड और सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं बेटा। क्यूब के बारे में हमने बात करी थी, सबसे पहले आयलर थ्योरम के बारे में बात करी थी, क्या था, v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू कितना था, 2। v क्या होता था वहाँ पे, वर्टेक्स, f फेसिस, e मतलब एजेस, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, और एक और चीज़ की क्यूब के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपस में क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। और जो क्यूब होगा आपका वो किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर मैं आपको एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब पूछूँ तो क्या बोलोगे आप लोग, a स्क्वायर, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलूँ ts है, ts है मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, कितना होता है बेटा, 6a स्क्वायर, ये भी मैंने आपको समझा दिया। लेटरल सरफेस एरिया पूछूंगा तो कितना बेटा, 4a स्क्वायर, ये भी हम आपको समझा चुके हैं। अगर मैं वॉल्यूम की पूछूंगा तो याद रखना, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
है ना, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट कराएंगे तो यहाँ से हमको वॉल्यूम कितना मिलेगा, ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्यूब के आपको डायगोनल के बारे में पूछूं तो आप क्या बोलोगे, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है बेटा, √3 मल्टीप्लाइड बाय कितना, ए। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट आज की वीडियो की लास्ट चीज़ क्यूबॉइड, हेडिंग डाल देना सभी जने क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड के भी फॉर्मूले हम सेम तरीके से डिवाइड कराएंगे। अब आपके लिए क्यूबॉइड ईजी हो जाएगा क्योंकि हम क्यूब को बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हेडिंग डाल देना सभी जने क्यूबॉइड। देखो जो आपका क्यूब होता था वो किससे मिलके बनता था, स्क्वायर से। तो जो क्यूबॉइड होगा ना वो किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ध्यान रखना जो क्यूबॉइड होगा वो किससे मिलके बनेगा, रेक्टेंगल से। इसका मतलब क्यूब के अंदर अपन ने क्या करा था, सभी फॉर्मूले स्क्वायर से बनाए थे ना, तो क्यूबॉइड के अंदर हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूले किससे बनाने की कोशिश करेंगे, रेक्टेंगल से। ठीक है, अगर मैं इसके शेप के बारे में बात करूं तो आप इसका शेप इस तरीके से बनाते हो, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप बनाए थे यहाँ पे, ये आपका रेक्टेंगल शेप। ठीक है, इसको मिला दिया। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर भी आपके पास वर्टिसेस कितने होंगे, 8, है ना, मतलब इसके 8 कोने होते हैं। इस वाले की बात करेंगे तो वर्टिसेस कितने, 8। अगर मैं इसके अंदर भी एजेस की बात करूंगा, एजेस मतलब क्या, साइड्स, तो ये साइड्स को मैंने आपको काउंट करके बताया था पहले, तो एजेस कितनी हो जाएगी आपके पास, 12। अगर मैं फेस की बात करूंगा, फेस मतलब क्या, कितने रेक्टेंगल को आपने आपस में ज्वाइंट करा है इस 3D शेप को बनाने के लिए, तो आपको पता चल रहा है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, है ना, तो टोटल 6 रेक्टेंगल है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसकी फेस भी कितनी हो जाएगी, 6। और अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे बेटा, आप लोगों के पास में 4। ठीक है, समझ गए यहाँ तक की चीज़। अब आगे बात करते हैं, इसके फॉर्मूले बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस वाली चीज़ की बात करूँ तो ये तो होती है हमारी लेंथ। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या होगी बच्चों, ब्रेड्थ। और अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी आपकी, h। यहां तक की चीज़ में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखना, अगर मैं यहां से फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हमने आपको पूछा कि, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइड, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड। अगर मैं आपको पूछूं कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड के बारे में, तो आप क्या बोलोगे कि अगर हम यहाँ पे इस बॉटम वाले फेस की बात करते हैं तो बॉटम वाले फेस के अंदर क्या है, ये तो लेंथ दिख रहा है, ये वाली क्या है बच्चों, ब्रेड्थ है, तो ये कितना हो गया, L इंटू बी हो गया। तो इसके जस्ट ऊपर वाला भी क्या होगा, L इंटू बी होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ईच फेस, ये जो दिख रहा है ना वो क्या है आपका, LB है। तो अगर ये LB है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा बच्चों, LB, क्योंकि सेम शेप यही तो है। आप देखना जहाँ जिस रूम में आप बैठे हो उसका अगर बॉटम देखोगे वो और उसकी जो रूफ देखोगे वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, LB और LB हमारे पास 2 बार हो सकता है ईच फेस की बात करेंगे तो, है ना। अगर मैं साइड वाली वॉल की देखता हूँ तो देखना, इस साइड वाले के क्या है बेटा, BH है, तो ये साइड वाला BH है, तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या होगा, BH होगा। तो आप क्या बोलोगे, BH और BH भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस वाली वॉल की बात करूँ ना तो इस वाले का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ये वाली चीज हाइट, है ना, तो LH। तो सेम इसके सामने वाला भी क्या होगा बेटा, LH। तो यहां से आप क्या बोलोगे, LH और LH ये भी हो सकता है। तो अगर कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसा पूछे कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो LB 2 फेस का एरिया, BH 2 फेस का एरिया और LH 2 फेस का एरिया, टोटल कितने, 6 फेसेस। लेकिन जनरली अगर कभी भी हमको एरिया ऑफ ईच फेस पूछना है ना तो हमेशा या तो बॉटम का पूछेंगे या बेटा रूफ का पूछते, छत का, है ना। तो हमेशा काउंट क्या करता है, LB को। तो ध्यान रखना, जनरल साइंस के अंदर एरिया ऑफ ईच फेस हमेशा LB लिया जाता है, लेकिन क्या क्या फेस का एरिया बन सकता था वो मैंने आप लोगों के सामने समझा दिया। यहां तक की चीज क्लियर। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर हम आपको पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 6 फेस का एरिया लिखा हुआ है, इन सभी का सम करते हैं तो टोटल 6 फेसेस हो जाएगी। तो यहां से देखना, LB 2 बार आ रहा है तो मैं ऐसा बोल दूं 2LB प्लस BH 2 बार आ रहा है बेटा तो 2BH, और यहां से HL भी 2 बार आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं बेटा, 2HL कह सकता हूं ऐसा। ठीक है, यहां से 2 को कॉमन लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, LB प्लस BH प्लस कितना, HL। कोई तकलीफ है क्या यहां में? ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे कि अगर कभी भी हमको TSA ऑफ क्यूबॉइड पूछा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछे, तो वो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। देखो लेटरल सरफेस एरिया, अब इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं पहले आपको डेरिवेशन समझा चुका हूं। तो अगर मैं आपको लेटरल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछो ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप लोग क्या बोलोगे सर लेटरल सरफेस एरिया आपने समझाया था कि उसके बेस का जो पेरीमीटर होता है, उसके बेस का जो पेरीमीटर होता है उसको किससे मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा, हाइट से। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं समझा चुका हूँ कि एक तरह से ये बॉटम है, इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा 2 × L+ भी होता है रेक्टेंगल के लिए ना, क्योंकि ये L है, ये L है, ये आपका BA है, तो इस फेस का 2 × L+ भी होता है, ये 2 × L+ भी 2 × L+ भी कंटिन्यूस कब तक लिखा हुआ है, h हाइट तक ये कंटिन्यूस पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इसीलिए अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया काउंट करता हूं तो पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों हमारे पास ट्वाइस ऑफ L+B और इंटू कितना हो जाएगा h। यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है बेटा, तो समझ गए आप लोग। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड LB BH HL 6 फेस थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरल केस में क्या काउंट करता है हमेशा LB, क्योंकि हमको फर्श का एरिया पूछते हैं इसीलिए, ठीक है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के सामने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछूं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ बेस देखूंगा तो यहाँ पे इसका बेस जो वो किससे मिलके बना बेटा, रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ L+B। ये हमने यही लिखा बेटा ट्वाइस ऑफ L+B, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसकी हाइट कितनी h, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। लास्ट 2 फॉर्मूले हमारे पास बचे हैं, केवल उनके बारे में बात करते हैं, हटा देते हैं इसको। अगला वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए बेटा मैंने आप लोगों को डेरिवेशन बताया था अभी, है ना, क्यूब के अंदर क्या बताया था कि अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो हमेशा एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस किससे मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, h हाइट से। तो अगर मैं एरिया ऑफ बेस करूंगा तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको किससे मल्टीप्लाई, h से। तो आप यहां से बोल दोगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मतलब LBH, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा, LB और H, कोई तकलीफ नहीं। लास्ट फॉर्मूला डायगोनल। अगर हम इसके डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो डायगोनल समझना, यहीं पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। डायगोनल का जैसे मैंने इसको A माना, इसको B माना बेटा, तो इसको मैंने मीट कर दिया ये वाली चीज़, और इसको भी मीट कर दिया, ठीक है। ये C पॉइंट हो गया, इसको बाहर उठा रहे अपन, सेम कंडीशन थी जो पहले पड़ी थी, ये आपके पास A, ये B और ये C, ठीक है बेटा। ये आपके पास BC, ठीक है। अगर मैं इसको L मानता हूँ तो यहाँ पे देखना ये क्या दिख रहा है आपका, B दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो और ये BC तो आपका H हाइट है, ये BC की जगह H हो गया। अब AC कैसे निकालें, तो ये L था ये B था, तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल है ये, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है बेटा, √L² + B²। देखना ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला क्या है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल है बेटा। ये रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, √L² + B², है ना। तो AC की जगह क्या आ जाएगा, √L² + B²। तो जब आप लोग यहाँ से AB निकालना जाओगे ना तो AB² क्या हो जाएगा बेटा, √L² + B² का स्क्वायर प्लस H²। तो ये हो जाएगा बेटा AB² = L² + B² प्लस H²। तो यहाँ से AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, √L² + B² प्लस H², ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √L² + B² प्लस H²। कोई इशू है क्या यहाँ तक की चीज़ में?